मेरे बीमार होने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। अब इस बुढ़िया की किसे फिक्र, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। बहू और बच्चे को भी मैं क्या दोष दूं, जब अपना बेटा ही मुझे नहीं समझता। सरिता जी फोन पर अपनी बेटी रेखा से शिकायत कर रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लोग तुम्हें अपने मतलब के लिए ले जा रहे हैं माँ। खुद को मजे से ऐश कर रहे हैं और तुमको छोड़ दिया घर और बच्चों की रखवाली के लिए। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि चुपचाप अपने गांव वापस चली जाओ। इन सब का एहसान लेने से अच्छा रूखी सूखी जैसा भी मिलेगा खा लेना। वैसे अम्मा एक बात बताओ कि तुमने गांव वाला घर गोपाल के नाम कर दिया क्या? वो लोग कहीं तुम्हें तंग तो नहीं करते कि घर उनके नाम कर दो? तुम्हें अपने लालच में दुख तो नहीं दे रहे हैं? रेखा कुछ भेद लेने के लिए पूछने लगी। ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तेरा भाई गोपाल उस घर में मरम्मत करवाने गया था। अब क्या ठीक कराया मुझे क्या मालूम। सरिता जी तमतमाते हुए बोली, मम्मी जी, ओ मम्मी जी, खाना बन गया है, ले आऊं? बहू राधा ने आवाज देकर पूछा। चल बेटा फोन रखती हूँ, बहू खाने के लिए बुला रही है, तुमसे बाद में बात करती हूँ। सरिता जी ने फोन कट किया और बहू को आवाज लगाई कि खाना ले आओ। खाना देखते ही सरिता जी का मुंह बन गया। बहू यह क्या मरीजों वाला खिचड़ी ले आई हो? मुझे नहीं खाना, यह ले जाओ और वो लेके आओ जो तुम सबके लिए बनाया है। मम्मी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने सादा खाना खाने को कहा है, फिर भी मैंने इसमें घी का तड़का मार दिया है। राधा ने खिचड़ी को चम्मच से हिलाते हुए कहा। एक बार में तुमको बात समझ नहीं आती क्या? मुझे नहीं खाना, ये मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर यह सब दिखावा किस लिए? सरिता जी ने जिद पकड़ ली। लेकिन मम्मी जी आज मैंने सभी के लिए यही खाना बनाया है, हम सभी यही खा रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें आपकी कोई फिक्र नहीं है? राधा उदास होकर बोली, मैं सब जानती हूँ, तुम लोगों की नजर मेरे गांव वाले घर पर है। कान खोलकर सुन लो, किसी भी कीमत पर वो घर नहीं बेचूंगी। सरिता जी मुंह बनाते हुए खिचड़ी खाने लगी। गोपाल कुछ देर तक सरिता जी को देखता रहा, फिर उठकर बोला, अम्मा 2 दिन बाद संडे है, आप तैयार हो जाना और अपना सब सामान भी बांध लेना। क्यों रे, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने का इरादा कर लिया क्या? सरिता जी ताने मारते हुए बोली। गोपाल ने उदासी से सरिता जी को देखा और बिन कुछ कहे वहां से चला गया। सरिता जी शुरू से ही बहुत तरार स्वभाव की थी, अपने ससुराल वालों से भी उनकी कुछ खास नहीं बन पाई, वही करती थी जो दिल में आए। गोपाल के पापा ने गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन पर घर बनवा लिया और रिटायरमेंट के बाद सरिता के साथ वहीं रहने लगे। बड़ी बेटी रेखा और गोपाल की शादी भी उसी घर से की। गोपाल की सरकारी नौकरी थी, इसलिए वो परिवार के साथ शहर में ही बस गया। रेखा की शादी वहीं पास के ही गांव के जमींदार के बेटे से हो गई। पापा के मरने के बाद गोपाल सरिता जी को अपने साथ शहर ले आया, लेकिन सरिता जी के स्वभाव के कारण कभी उनकी अपनी बहू से अच्छी नहीं बनी थी। उनको लड़ने के लिए मुद्दे नहीं मिलते तो बना लेती। जैसे तुम्हारे शहर का दूध बेकार है, मलाई ही नहीं आती, दही बहुत खट्टा रहता है और सब्जी फल भी बासी है। पता नहीं कैसे तुम लोग इतने छोटे से घर में रहते हो। शुरू होते ही खत्म हो गया। यहाँ सब मतलबी लोग हैं। बच्चे अगर पास आकर बैठे तो उनसे ही राधा की बुराई करने लगती। तुम्हारी मम्मी को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, खाना अच्छा नहीं बनाती, तुम लोगों को छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती रहती है और भी न जाने क्या क्या, इसलिए बच्चे भी दादी से दूर रहते हैं। राधा और गोपाल कितने भी उनके बारे में अच्छा सोचे, उन्हें लगता कि यह सब उनकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं और कुछ हद तक उनके दिमाग में यह बात उनकी बेटी रेखा ने भी डाल दी थी। 2 दिन बाद गोपाल सरिता जी, राधा और बच्चों के साथ निकल पड़ा। सरिता जी थोड़ी डरी और चुप थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि गोपाल उन्हें पक्के तौर पर वृद्धाश्रम ही ले जा रहा है, क्योंकि आज चलने से पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि गोपाल जाने का
प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और मजबूरन में कार के अंदर बैठ गई। कार में सोचते सोचते वह सो गई। अचानक कार रुकने से वो चिल्लाकर उठी, नहीं बहू, मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ो, मैं तुम लोगों के साथ अच्छे से रहूंगी। मम्मी जी आंखें खोलिए, आप अपने घर के बाहर खड़ी हैं, किसी वृद्धाश्रम में नहीं। राधा ने उनके कंधे को हिलाते हुए कहा। आंखें खोली तो सचमुच सामने उनका ही घर था और घर के बाहर एक नीम प्लेट लगी थी। सरिता निवास उसे देखते ही सरिता जी प्यार से उसे सहलाने लगी। तब तक गोपाल के घर का ताला खोल सबको अंदर चलने को कहा। अंदर जाने पर सरिता जी ने देखा कि उनके पुराने घर की कायाकल्प भी बदल गई। उनका घर को लेकर हर वो सपना जो अधूरा रह गया था सब पूरा हो गया। सभी कमरों में पीओपी और साथ में एलईडी लाइट। किचन भी उनका अब मॉडर्न किचन बन गया था। यहाँ तक कि बाथरूम में भी टॉयलेट और बेसिन लग चुका था। घर का एक एक कोना उनकी पसंद से दमक रहा था। अम्मा, यह लो अपने घर की चाबी, मैंने घर को रिनोवेशन करा दिया, पापा की आखिरी इच्छा पूरी कर दी, अब आप यहाँ आराम से रहिए। गोपाल ने चाबी पकड़ाते हुए कहा और फिर किसी को आवाज देकर बुलाया। अम्मा, ये सुरीली है, आपकी फुल टाइम मेंटेन मेड आपके पास रहेगी और आपका ध्यान रखेगी। उम्मीद है कि आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं और राधा आपकी अच्छी से देखभाल नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि हम आप लोगों की नजर आपके घर पर है, इसलिए आप यहाँ रह कर अपने घर की देखभाल कीजिए। हम लोग दूर रहकर भी आपकी देखभाल कर लेंगे। मैंने देखा है और महसूस भी किया है कि आपके व्यवहार से घर में हमेशा नकारात्मकता बनी रहती थी, इसलिए पापा हमेशा तनाव में रहते थे। वही सब कुछ मुझे अपने घर में नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग साथ नहीं रहे। यही हम सबके लिए ठीक रहेगा। मैं जानता हूँ सब मुझे और सबसे ज्यादा राधा को दोष देंगे कि अपनी सास को अपने साथ न रख सकी, लेकिन सारा दोष क्या हमारा है? हम आपके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हम लोगों की परिस्थितियों में ढलना ही नहीं चाहती। आप थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर आप थोड़ा बदल जाए तो शायद कुछ हालत सुधर जाएगा। रिश्ता कोई भी हो, थोड़ा बहुत समझौता करना ही पड़ता है। आपकी नज़र में हम कभी सही नहीं थे और न ही रहेंगे। आप हमेशा हमारी पूजनीय हैं और रहेंगी। माँ को दुख देकर हम भी सुखी नहीं रह सकते, लेकिन आज आपने मुझे मजबूर कर दिया कि हमने अपने रास्ते अलग कर ले। गोपाल ने माँ के पैर छुए और सुरीली को अब समझा कर राधा के पास भारी मन से निकल गया। बेटा बहू के जाने के बाद सरिता जी दंग रह गई कि उनके बुरे व्यवहार से उनकी हंसती खेलती दुनिया आज उन्हीं ने बर्बाद कर दिया। और जिस घर के लालच में वो अपने बेटे और बहू से बुरा व्यवहार कर रही थी, आज वही घर उनके लिए वृद्धाश्रम बन गया।